जब तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचती है तो उस क्षेत्र का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि पिछले कम से कम 25-30 सालों से पंगवाल का वहां से माइग्रेशन हो रहा है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखिए, मैं किसी एक पार्टी को इसका दोष नहीं देना चाहता हूँ। जितने भी राजनीतिक दल जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो, सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकने के मद्देनज़र इस मुद्दे को उछालते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। मैं राहुल आज आप सभी के समक्ष भरमौर विधानसभा के एक अति दुर्गम क्षेत्र पांगी की बात करने जा रहा हूं, जिसके साथ आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। अक्सर राजनेता अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इन मुद्दों को यूज़ करते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से पांगी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और सबसे बड़ा इशू आज भी कनेक्टिविटी का है। चैनी टनल की सुरंग की बात उठी है, राज्यसभा में भी बात उठाई गई है, लेकिन अभी भी ये सपना ही दिखाई देता हुआ। तो उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने एपिसोड में बुलाया है पांगी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा जी को, जो समय समय पर चाहे दिल्ली हो, चाहे चंबा हो, चाहे कोई मंत्री यहाँ पहुँचता हो, उसके समक्ष पंगवाल समुदाय की बात रखते हैं, पंगवाल समुदाय को उस दर्द को रखते हैं जिससे वो अछूते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा सर आपका अनंत ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंत ज्ञान परिवार को अपनी तरफ से और अपने पंगवाल 25,000 की आबादी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कनेक्टिविटी का। सबसे बड़ा इशू तो कनेक्टिविटी का ही है। कहते हैं जहां कनेक्टिविटी पहुंचती है वहीं रोजगार पहुंचता है, वहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। लेकिन पांगी आज भी ऐसा लगता है ब्रॉन्ज एज में जी रहा है। नहीं, ये बात बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते होंगे जब तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंचती है तो उस क्षेत्र का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि पिछले कम से कम 25-30 सालों से पंगवाल का वहां से माइग्रेशन हो रहा है। वजह यही है कि एक तो वहां पे रास्ते नहीं है, उसी की वजह से जैसे आपका देखिए बाय लाहौल स्पीति अगर आपको अपने हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंबा पहुँचना है तो कम से कम 1000 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। और वही अगर बाय JNK आपको आना है तो 750 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी कठिन परिस्थिति है हम पांगी समुदाय के लिए। सर, बात तो की गई चैनी टनल की, राज्यसभा में हर्ष महाजन जी ने भी बात उठाई, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, पर बेसिक सा जानना चाहूँगा। 1000 किलोमीटर की जर्नी आप तय करके आते हैं विंटर सीजन में चंबा पहुँचते, सिर्फ मैं चंबा मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, और जब ऑफ सीजन होता है, जब वाया साच पास आप होकर जाते हैं, तब भी जुलाई टू अक्टूबर वो खुलता है, तो कितने घंटे लग जाते हैं सर आपको सिर्फ चंबा से पांगी और पांगी से चंबा पहुंचने में? बाय साच पास आप देखेंगे कि जब ये जुलाई के महीने में खुलता है तो मात्र 7 से 8 घंटे में यहाँ से हम चंबा से पांगी पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो विषम परिस्थितियाँ हमारे लिए शुरू हो जाती है। जैसे ही बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होता है तो हमारा एरिया जो है वो पूरा लैंड लॉक्ड होकर रह जाता है। पूरी जनता सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के सहारे पे हो जाती है, क्योंकि जब बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है तो पूरा एरिया आप देखेंगे कि फिर चाहे वो छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो, उनको स्वास्थ्य समस्याएं हो, तो वहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए दुर्लभ सी स्थिति बन जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो टनल की हम बात कर रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा सल्यूशन है जिससे कि हर पंगवाल जो है वो उनके दिल के साथ जुड़ा हुआ है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक आपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की है, उसमें देखिए 2024 में डॉक्टर सिकंदर जी ने भी इसे राज्यसभा के पटल पर रखा था, और उसके बाद उन्होंने उसका पूरा मेमोरेंडम राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी जी के समक्ष भी रखा था, और उन्होंने कहा था कि ये टनल बनना क्यों ज़रूरी है। तो लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2026 हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ अभी हाल ही में जैसे हमारे हिमाचल के डॉक्टर अपने श्री हर्ष महाजन जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी इसी मुद्दे को राज्यसभा के पटल पर रखा हुआ है। तो हमें अब भी उम्मीद तो है कि शायद इस बार इस बात को सुना जाएगा, और कहीं ना कहीं जो 2015 या 16 में इसकी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार ने मंत्रालय को भेजी हुई है, उसकी DPR बनने की संभावना थोड़ी सी जागृत हुई है। सर, 8.5 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर के बीच का बताया जा रहा है जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से, और 2014 में आपने कहा कि सबमिट की गई है। जो एक्सपेंस है वो भी बताया गया, कम से कम 1990 करोड़ रुपए का वो उस दौरान बताया गया। आज तो वो बढ़कर कम से कम 4 से 5,000 करोड़ तक का है। कहाँ कमी आ रही है? आपको लगता है पॉलिटिकल विल में कहीं ना कहीं कमी है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में?
नहीं, देखिए, मैं किसी एक पार्टी को इसका दोष नहीं देना चाहता हूँ। जितने भी राजनीतिक दल जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के मद्देनज़र इस मुद्दे को उछालते हैं और वहाँ पे हमारी भोली भाली जनता को आश्वासन दे के आ जाते हैं कि इस बार आपका चैनी मुद्दा जो है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, उसको ज़रूर इस बार बना दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कागज़ों में सिमट कर रह चुका है। तो हम पिछली बार भी 50 लोगों का जत्था यहाँ से दिल्ली जाके मंत्रालय में पहुँचा हुआ था, हमने वहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। लेकिन बात वहीं पे फिर फंस के रह जाती है कि जब तक आपके पास अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपका अपना नेता नहीं है बोलने के लिए, तो ये मुद्दा सिरे नहीं चढ़ने वाला है। सर, रिप्रेजेंटेशन की बात की, आप अलग विधानसभा की भी बात करते आए हैं कि हमें अलग से विधानसभा दी जाए। 25 से 30 हज़ार की जो जनसंख्या है, क्या आपको लगता है वो पर्याप्त है एक अलग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल पर्याप्त है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए, आपके जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पे 3200 लोगों के ऊपर भी विधानसभाएं दी गई हुई है। तो ये अलग से नहीं है। वैसे भी हिमाचल में आप देखेंगे, जब ये विधानसभा का क्राइटेरिया फिक्स हुआ था, तो उस टाइम लाहौल स्पीति की जनसंख्या टोटल 24 या 25 हज़ार रही होगी, तो उनको विधानसभा दी गई थी। तो हमारा तो उस टाइम पांगी जो थी वो पहले नंबर की विधानसभा थी। तो उसको तोड़ के फिर जब आप उसकी 3-4 पंचायतों को लाहौल स्पीति में मर्ज कर देते हो, 3-4 पंचायतों को चुराव में मर्ज कर देते हो, तो हम उसी के रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। जब वो रिस्टोरेशन की बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे, जैसे डिलिमिटेशन नोटिफाई होगा, तो सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। सर, एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। आज के दौर में जिला मुख्यालय में आपको सारे काम करवाने के लिए आना पड़ता है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई अन्य काम। तहसीलदार वहाँ बैठते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है वो तो यहीं आकर होते हैं। तो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या कभी ऐसी बात नहीं हुई कि ज़रूरतों को देखते हो, समय को देखते हो कि आपको पांगी में ही दे दिया जाए सब कुछ? सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो 1983-84 में कांग्रेस के समय में इसको शुरू किया गया था, तो उस टाइम क्या होता था कि एक पूरी तरह से आईएएस ऑफिसर को वहाँ पे एज ए आरसी डिप्यूट किया जाता था, तो उसके पास कुछ शक्तियाँ निहित की गई हुई थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जैसे सरकारें बदलती गई, उनकी पावर्स को कम करते 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 आज आप देखिए पूरे 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन पांगी में अभी भी कोई आरसी की पोस्ट खाली बैठी हुई। वहाँ जो एसडीएम है उनको उसका चार्ज दे के रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोग अपनी समस्याओं के लिए मतलब टोटली डिपेंडेंट है किसी दूसरे ऑफिसर्स के ऊपर, एक चीज़। दूसरा, जब भी आप रेवेन्यू की बात करें या फिर जुडिशरी से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी बात करें, या फिर जैसे कोई सीरियस इलनेस की बात करें, तो रेफरल के लिए आपको हमेशा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। सर, हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है आपके यहाँ, तो ऐसा कि स्नोफॉल भी होती है तो ठीक ठाक 4-5-6-6 फीट तक हो जाती है, तो ऐसे दौरान कोई बीमार हो गया या सडन कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो उसको कितनी दूर ले जाना पड़ता है? हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है सर पांगी के अंदर? हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, अभी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआईज नहीं है, और दूसरे बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि ज़रूरी हैं, उनकी कमी है। डॉक्टर्स अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जब भी कोई सीरियस इमरजेंसी होती है तो वहाँ से रेफ़र किया जाता है पेशेंट्स को। तो या तो फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट अगर बाय जे.एंड.के आते हैं तो आपको किश्तवाड़ लेके जाना पड़ता है, या फिर बाय लाहौल स्पीति आपको कुल्लू में पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी उठा-पटक में कई बार कई लोगों की मौत हो जाती है। ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है। सर, मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस भी थोड़ा बताएं। डिस्टेंस आप देखिए, जैसे कि ये लॉजिक दिया जाता है कि अब रोहतांग टनल बन चुकी है तो पांगी वालों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उदयपुर से किलाड़ जो एक कच्चा रास्ता है, कम से कम 80 किलोमीटर का ये पैच है, टोटली कच्चा है। इसी में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जो नॉर्थ पोर्टल है आपका अटल टनल का, वहाँ तक पहुँचने के लिए 70 किलोमीटर अलग, कम से कम 160 किलोमीटर के करीब करीब ये डिस्टेंस पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर पांगी में भारी हिमपात हो जाता है, 3 से 4 फीट का बर्फबारी हो जाती है, तो ये सारे एरिया जो है एवलांचेस वाला है, मतलब यहाँ पे हिमस्खलन वगैरह हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, फिर मजबूरन हमें वहाँ पे पेशेंट को मरने के लिए छोड़ना पड़ता है।
सर क्या आपको हेली टैक्सी सर्विस भी दी गई है वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में? क्योंकि वेदर को देख के हेली टैक्सी भी जो उड़ान भरेगा वो वेदर को देख के ही भरेगा, लेकिन जब नॉर्मल हो, सनी डेज हो, तब भी अगर कोई इमरजेंसी आए तो क्या हेली टैक्सी सर्विस वहाँ अवेलेबल थी पहले या अभी नहीं है, या इसकी डिमांड आप करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? इससे पीछे जैसे जो हमारी पिछली जो सरकार रही है 5 साल की, जयराम जी की सरकार थी, उसी में इस जो हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज थी उसको बंद कर दिया गया है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि रोहतांग टनल बनने का मुद्दा इसमें ज़्यादातर हाईलाइट किया जाता है कि आप रोहतांग टनल बन चुकी है तो पांगी वालों को फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी हमें फ़्लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये फ़्लाइट के बगैर पांगी के लोगों का उत्थान होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जिस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो हेली टैक्सी सर्विस, कनेक्टिविटी इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप पांगी का लेके चले तो कनेक्टिविटी इशू ही सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे? हर्ष महाजन जी ने भी आवाज़ उठाई, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो टनलाइजेशन हो रही है, टनल्स बन रही हैं, वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के बन रही हैं। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो जैसा कि राज्यसभा में भी आवाज़ उठी कि कॉन्वॉय मूव करना आर्मी का, डिफेंस का, वो इजी हो जाए क्योंकि पठानकोट से ले की दूरी कम हो जाएगी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी, टनल कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सर हर्ष महाजन जी को? देखिए सर, ऐसा है, जो 2015-16 में इसकी प्री फिजिबिलिटी जो हुई थी उसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स नेशनल हाईवेज को भेजी गई थी उसके हिसाब से इसका कम से कम 271 किलोमीटर का सफ़र बन रहा है। तो आप देखिए, अगर आप पठानकोट को आर्मी बेस कैंप का बेस मानते हैं, वहाँ से जो कॉन्वॉय आपकी लेह के लिए मूव करती है वो कम से कम 800 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और उस प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अगर बाय द वे यही वाला मूवमेंट आप अगर ये चैनी टनल बन जाती है यहाँ से करते हैं तो कम से कम 300 किलोमीटर का फर्क पड़ने वाला है। तो ये देश की सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए, पांगी जो है वो चंबा का एक दुर्गम क्षेत्र है और आप देखेंगे कि पूर्व पश्चिम में इसकी सीमाएं जो है वो J&K के साथ लगती हैं, जो कि एक काफ़ी दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद आप लेह लद्दाख में देखिए, उसके बाद आप पीछे चले जाएंगे तो पीछे आपको पाकिस्तान की सीमाएं और उत्तर की तरफ आप चाइना की सीमाओं के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो आने वाले समय में जहाँ पे जैसे युद्ध की परिस्थितियाँ बनती हैं तो भारत सरकार के पास सुरक्षा की दृष्टि से भी इस टनल का बनना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। वादे तो अनेक किए गए लेकिन दर्द एक, कनेक्टिविटी का इशू, और उसके लिए कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं बनाया गया। सीएम साहब भी दौरा करके गए पांगी का कुछ समय पहले, तो सीएम साहब के साथ भी आपकी बात हुई? सीएम साहब को भी इसका प्रपोजल हमने दिया हुआ था, तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया हुआ है कि आने वाले समय में ये वाला जो आपका रोड है इसको हम BRO को हैंडओवर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। राजनीति में सबसे दुखद बात यह है और सबसे गहरा शब्द आश्वासन। इसी आश्वासन के चक्कर में न जाने कितनी जिंदगियां रास्ते में ही दम तोड़ गई जब उन्हें सुविधा नहीं मिली। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं एक बार फिर से अपनी पांगी की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सर आगे भी आने वाले समय पर पंगवाल समुदाय की आवाज़ अनंत ज्ञान के माध्यम से बुलंद करते रहेंगे और जो भी आपकी दिक्कतें, परेशानी, ग्रीवेंसेस होंगे वो दुनिया के समक्ष रखेंगे। हम चाहते हैं दुनिया को पता लगे, दुनिया के पटल पर जाए पांगी जो दुर्गम क्षेत्र है, पोटेंशियल रखता है। स्विट्जरलैंड आपने देखा होगा, लेकिन एक बार जब पांगी गया वो स्विट्जरलैंड को भी भूल जाएगा। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना, अगली बार हम फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल। धन्यवाद।